नमस्कार दोस्तों। 1947 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली है, लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी सैक्रिफाइसेस, योगदान, बलिदान दिया है, तब जाके देश को आज़ादी मिला है। और इन्हीं सभी फ्रीडम फाइटर्स की योगदान, बलिदान, सैक्रिफाइसेस को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज के वीडियो में हम इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स में से कुछ फ्रीडम फाइटर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड भगत सिंह, इनकी योगदान, सैक्रिफाइसेस को देखने वाले हैं। वैसे फ्रीडम फाइटर्स तो बहुत सारे हैं, अगर सब में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के वीडियो में इन तीनों के बारे में हम देखने वाले, इनकी योगदान, सैक्रिफाइसेस को जानने वाले। तो मेरा नाम है दिव्य विश्वास और आप देख रहे हो दिव्य विश्वास फॉर यूट्यूब चैनल। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने देश को सबसे ऊपर समझा, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझा। ये चाहते तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से बिता सकते हैं। इन्होंने सिविल सर्विस में टॉप किए थे, 4th रैंक हासिल की थी। और तब के टाइम के सिविल सर्विस में ज़्यादातर इंडियन क्वालिफाई नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी को ठुकरा दी, लात मार दी, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों के साथ काम नहीं करना था, इनको तो देश को आज़ाद करनी थी। फिर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे। लेकिन उस टाइम पे गांधी जी के साथ इनका मतभेद देखने को मिली, क्योंकि गांधी जी जो है वो थोड़ा सा नरम स्वभाव के थे और सुभाष चंद्र बोस का ये थिंकिंग था कि आज़ादी कोई भीख नहीं है जो इसे मांग के लिया जाए, आज़ादी तो हक है, इसे छीन के लिया जाता है। फिर गांधी जी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा ले ली और उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि बाहरी ताकतों की मदद लिया जाए, मतलब बाहर की कंट्री की मदद लिया जाए। इसलिए इन्होंने छुप के कलकत्ता से धनबाद, धनबाद से काबुल, काबुल से मॉस्को, फिर मॉस्को से जर्मनी पहुँचे और वहाँ पे हिटलर से मिले और हिटलर ने इनकी मदद की। और जर्मनी से फिर इन्होंने जापान पहुँचे और जापान में इन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड की, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। फिर ये आज़ाद हिंद फौज अंडमान निकोबार को जीता और नॉर्थ ईस्ट के इम्फाल और कोहिमा को भी कैप्चर किए थे, लेकिन उस टाइम पे जापान ने सरेंडर कर दी थी, तो इनको बैक सपोर्ट नहीं मिला था। और लेकिन उस टाइम पे देश के अंदर जो लोग थे उनके अंदर आज़ादी की भावना जाग चुकी थी। लोग अब बस आज़ाद होना चाहते थे, लोग ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिए थे। तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे सुभाष चंद्र बोस के इस आज़ाद हिंद फौज से। सुभाष चंद्र बोस जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत थी और ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। ये बहुत दूर की सोचने की क्षमता रखती थी। और ये भी बोला जाता है अगर सुभाष चंद्र बोस देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की कभी बंटवारा नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान की कभी बंटवारा नहीं होती और देश एक अखंड भारत होता। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इनको चाहते थे, हर कोई इनसे एग्री करते थे, यहाँ तक कि जिन्ना भी इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। खैर जो भी हुआ, सुभाष चंद्र बोस की योगदान, बलिदान, सैक्रिफाइसेस को देश कभी नहीं भूल सकता, देश हमेशा इन्हें याद रखेगी एंड ही इज़ अ रियल हीरो। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर, देश के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और तो और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और तो और देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कमेटी मेंबर थे सभी चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन गांधी जी चाहते थे नेहरू देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और पटेल हो या बोस, हर कोई गांधी जी को राष्ट्रपिता की नज़र से देखते थे, तो गांधी जी की बातों को कोई भी टालता नहीं था। इसलिए गांधी जी के कहने पर पटेल जी ने प्राइम मिनिस्ट्री त्याग की और होम मिनिस्ट्री को अपना ली और ये देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर बन गए। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो देश आज बहुत से टुकड़ों में बंट जाते। देश को आज़ादी मिलने के बाद जोधपुर के जो राजा थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मिलने नहीं दिया, उसे इंडिया का पार्ट ही बना के रखा। फिर गुजरात की जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो राजा थे वो मुसलमान थे, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हिंदू थे, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे इलेक्शन करवाई। ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थे, इसलिए वो इंडिया के फेवर में वोट दिया और जूनागढ़ जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हैदराबाद को लेकर। हैदराबाद के जो राजा थे निज़ाम, वो ना पाकिस्तान ना इंडिया किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहता, वो एक सेपरेट कंट्री बनना चाहता। और उस टाइम पे हैदराबाद जो है वो इंडिया के लिए कैंसर बन चुका था और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खत भेजी निज़ाम को कि अगर आप इंडिया के साथ ना जुड़ते हो तो हम सेनाई कार्रवाई करेंगे। और उस टाइम पे हैदराबाद के पास भी अच्छी खासी सेना थी और हैदराबाद भी उस टाइम पे पावरफुल थे,
तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए। फिर हैदराबाद के आर्मी के साथ 5 दिन तक युद्ध चली, तब जगह हैदराबाद के आर्मी ने हार मानी और निज़ाम भी हार मानी, और फिर इंडिया ने हैदराबाद को कैप्चर किया और उसे इंडिया का पार्ट बना दिया। फिर प्रॉब्लम हुई कश्मीर को लेकर। कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो इंडिया पाकिस्तान किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते थे, वो एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे कश्मीर को। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक कर दी और कश्मीर के लोगों को मारने लगा, कश्मीर को कैप्चर करने लगी। तो उस टाइम पे कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो भाग के आए इंडिया के पास और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आप हमें बचाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला हाँ हम बचाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक फॉर्म में साइन करनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिससे ये होगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का पार्ट है। तो हरि सिंह ने उस फॉर्म पे साइन किया और फिर इंडिया जो है वो अपनी आर्मी भेजी कश्मीर में और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेल दिया। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने एक गलती कर दी, नेहरू इसी मुद्दे को यूनाइटेड नेशन पे ले गया, नहीं तो आज के टाइम पे पीओके को भी इंडियन आर्मी कैप्चर कर लेते और पूरी पूरी कश्मीर आज इंडिया का हिस्सा होता। तो नेहरू जी के वजह से कश्मीर मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, जिसका सल्यूशन आज तक नहीं निकला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही एक अच्छा कहना था, एकता ही देश की तकदीर है, जिसमें एकता नहीं है वो देश भी फकीर है। और हर साल 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर एकता दिवस, यूनिटी डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जो है वो एक क्रांतिकारी थे और इनको बचपन से ही आज़ादी का नशा लग गया था। इनके घर वालों ने इनकी शादी के लिए लड़की देखी थी और इन्होंने घर में चिट्ठी लिख के भाग गई और चिट्ठी में लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दी, किसी एक लड़की के नाम नहीं करूँगा, और घर छोड़ के भाग गया। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब मिलके लाहौर में एक अंग्रेज़ ऑफिसर जॉन सुरेंडर्स को मारा और फिर वहाँ से भाग के चले आए कलकत्ता। फिर इन्होंने कलकत्ता के सेंट्रल असेंबली में जाके बॉम्ब फोड़ा और चिल्ला के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये चाहते तो भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन इन्होंने नहीं भागा क्योंकि ये लोगों के अंदर आज़ादी के भावना को जगाना चाहते थे। फिर अंग्रेज़ पुलिसों ने इनको पकड़ ली और 24 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। और तब तक लोगों के अंदर आज़ादी की भावना जाग चुकी थी, लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी थी। और इंग्लिश सरकार का डर था कि 24 मार्च को अगर फांसी दी तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसलिए एक दिन पहले 23 मार्च को ही रात में ही भगत सिंह की फांसी दे दी गई। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। खैर, भगत सिंह की योगदान, बलिदान को देश कभी भी भूल नहीं सकता और सैल्यूट है इन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दी। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने को मिली है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।